सभी स्कूलों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन भारत सरकार की रिपोर्ट ही कुछ और कह रही है। ऐसे में कैसे देखा जाए मंत्री जी के इस दावे को? नमस्कार, आप देख रहे हैं सलिल संदेश न्यूज और मैं राजेश सोनी। और साथियों, आज एक बेहद ही अहम मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का आज का विषय है स्कूल की बुनियादी सुविधाएं। जी हाँ, तो देखिए, स्कूल के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश के स्कूलों में पेयजल की सुविधा के बारे में सदन को गलत जानकारी। दरअसल कांग्रेस विधायक द्वारा पूछे गए लिखित प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि सभी स्कूलों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के 5,761 स्कूलों में पेयजल उपलब्ध ही नहीं है। और तो और शिक्षा मंत्रालय की शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली यानी कि UDISC की एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 92,439 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से 86,678 स्कूलों में ही पेयजल की सुविधा है। तो वही वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट यानी कि ASER के अनुसार राज्य के 29.3% स्कूलों में पीने योग्य पानी ही उपलब्ध नहीं है। अब कुल जमा देखा जाए तो सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ही खराब है। अब एक तरफ तो सरकार सभी सुविधाओं के साथ अच्छी शिक्षा देने का दावा करती है, लेकिन बच्चों की शिक्षा तभी प्रभावी हो सकती है जब स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं हो, साफ पानी, स्वच्छ शौचालय, सुरक्षित वातावरण। लेकिन यहां तो मंत्री जी के जवाब से ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि जब रिपोर्ट से एक अलग सच दिखा रही है तो मंत्री जी ने सदन में क्या सोचकर सभी स्कूलों में पानी है जैसा दावा कर दिया? क्या यह महज मंत्री जी की चूक है या फिर मंत्री जी खुद ही जानकारी से अवगत नहीं है? कैसी है MP के स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति, यही आज हम कार्यक्रम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल मोदी जी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जो बताएंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है और अभी जिस तरह के हालात हैं और मंत्री जी ने जो बयान दिया है इस पर क्या कुछ होना चाहिए और स्कूलों की किस तरह से मॉनिटरिंग की जानी चाहिए ताकि बुनियादी सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध हो सकें। ये वो तमाम सवालात हैं जो हम समझने की कोशिश करेंगे। मोहनलाल मोदी जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपसे हम यही समझना चाहेंगे, ये जो दावा शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं, ठीक, और विधानसभा में ये प्रश्न लगाया गया, उनका ये कहना है कि भाई देखिए, सभी स्कूलों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन भारत सरकार की रिपोर्ट ही कुछ और कह रही है। ऐसे में कैसे देखा जाए मंत्री जी के इस दावे? देखिए, मंत्री का जो बयान होता है वो विभाग के अधिकारी के कहना चाहिए प्रस्तावना होती है, उस पर आधारित होता है। जो अधिकारी लिख के दे देते हैं उस प्रश्न के जवाब में वो जवाब मंत्री द्वारा पढ़ दिया जाता है। अब इसमें जो सवाल है उस सवाल को भी हमें थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। सवाल ये है कि स्कूलों में पेयजल की स्थिति कैसी है, उपलब्धता कैसी है। तो यहाँ सवाल ये समझने की आवश्यकता है कि मंत्री ने शायद राजनीतिक पुट पैदा करते हुए सवाल का जवाब भी दे दिया और सच्चाई को छुपा भी लिया। दरअसल प्रश्न में ही अपने आप में अधूरा है, पेयजल की व्यवस्था स्कूलों में कैसी है। तो वहां से जवाब आया कि 100% पानी उपलब्ध है, जबकि प्रश्न ये होना चाहिए था कि क्या सभी स्कूलों में पेयजल व्यवस्था नलों के तहत पूरी हो गई है, नलों में पानी आ रहा है, नलों में यदि आ रहा है तो कितने स्कूल हैं, हैंडपंप के कितने स्कूल हैं, कितने स्कूल ऐसे हैं जहां हैंडपंप और नल दोनों के ना होने के चलते पानी को ढोकर वहां पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि सवाल ये था कि स्कूलों में पानी की व्यवस्था कैसी है। तो मंत्री जी ने उस सवाल का सम्मान रखते हुए जो घुमाकर जवाब दिया है वो ये है कि 100% स्कूलों में पानी की व्यवस्था है। तो यानी पानी की व्यवस्था है। अब ये अंडरस्टूड है कि पानी की व्यवस्था कैसी है, क्या वो नल से आ रहा है, क्या वो हैंडपंप से आ रहा है, क्या वो ढोके लाया जा रहा है, या फिर वहां के जो स्टाफ द्वारा या ग्रामीणों द्वारा अपने स्तर पर व्यवस्था की जा रही है। यानी कि आप
पिए गएंगे, ये किसी तरह की कोई चूक नहीं है। ये मतलब बाजीगरी है, ये बाजी जानबूझकर शब्दों इस की तरह बाजीगरी है। शब्दों की बाजीगरी कह लेते हैं, जानबूझकर इस तरह का बयान दिया गया। बिल्कुल, ये दावा जो मंत्री जी कर रहे हैं। अब इसमें एक सवाल और आ जाता है कि देखिए, अब आप जिस तरह आपने बताया कि पानी कैसे उपलब्ध हो रहा है, लेकिन चलिए पानी भी उपलब्ध हो रहा है तो एक सवाल ये भी तो है, क्या वो पानी पीने योग्य है या नहीं? अब इसके लिए तो जब तक लैब की व्यवस्था ना हो, भैया हम जब लैब की बात करते हैं, प्रयोगशालाओं की बात करते हैं, तो इसमें मध्य प्रदेश बहुत पीछे है। अभी फूड की हम देख लें, अभी रक्षाबंधन आ गया तो सैंपल भरे हो रहे हैं, दिवाली तक रिपोर्ट नहीं आएंगी इनकी, तब तक मिठाई बिक जाएगी, मावा खत्म हो जाएगा। यही स्थिति पानी की है। भाई पानी की गुणवत्ता जब तक आप लैब तक नहीं पहुंचाएंगे और लैब से जब तक रिपोर्ट नहीं आई, आप कैसे दावा कर सकते हैं कि ये पानी पीने के योग्य है और ये पानी पीने के योग्य नहीं? देखो कि जिस तरह से रिपोर्ट ये बता रही है, यूटीएससी की रिपोर्ट ये बता रही है कि 92,439 स्कूल हैं, जिनमें से 88 स्कूल ऐसे, ठीक है, जहां पर ही पानी का उपलब्ध है, और 29% टोटल अगर देखा जाए तो ऐसे स्कूल है जहाँ पीने योग्य पानी ही नहीं। तो अब ये जिम्मेदारी भी तो कहीं ना कहीं सरकार की ही बनती है। उसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए, क्योंकि ये अभी का नहीं है। मैंने आपको 2024 का भी आंकड़ा इसमें अपन ने शामिल किया है, तो एक साल तो उसको भी बीत चुका है, यानी कि बच्चे फिर दूषित पानी पी रहे हैं। तो ये स्थितियां समय समय पे सामने भी आती है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को, स्कूल विशेष के बच्चे अचानक उनको उल्टियां हुई, वो स्कूल में भर्ती हो गए। ये दरअसल या तो भोजन में कोई कमी है या पानी में कोई कमी, इसके चलते सब घटनाएं सामने आती हैं। बात फिर वहीं आती है कि जब तक पानी की गुणवत्ता को लेकर एक सुनिश्चित प्रणाली काम नहीं करेगी और जनप्रतिनिधि जब तक इस पे, जैसे नल जल योजना आई, नल जल योजनाओं में जो पंचायती भवन थे, ग्रामीण स्तर पर लोगों का जो प्राइवेट कनेक्शन था, स्कूलों की जो स्थिति थी, वो पानी को लेकर संरचना बनाई गई थी। लेकिन जिस तरह से करप्शन के मामले इसमें सामने आए कि नल की लाइन बिछ गई तो वो सड़ गई, उसमें पानी नहीं आया, ये टोटी लग गई तो उसमें पानी नहीं आया, और रिपोर्ट पूरी प्रस्तुत हो गई कि सब संरचनाएं काम कर रही हैं। तो दरअसल सरकार को भी और विभाग के मंत्री को भी थोड़ा सा जनता के प्रति कमिटेड होने की आवश्यकता है। हम राजनीतिक स्तर पर एक कमजोर सवाल का जवाब हम एक शब्दों की बाजीगरी दिखा के दें, ये जनहित में नहीं है। सरकार को भी समझना चाहिए कि बच्चे देश का भविष्य हैं, यदि उन्हें पानी ठीक नहीं मिलेगा, भाई पौष्टिकता और पौष्टिक भोजन का तो भी सवाल बहुत दूर है। पानी तो एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता की चीज है कि अगर इसमें आप दूषित पेयजल का प्रयोग करेंगे तो निश्चित ये पौध है वो कमजोर होगी, आने वाला भविष्य खराब होगा। सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। मैं कहता हूँ क्षेत्र मंत्री तो बहुत बड़ी बात है, क्षेत्र का जो विधायक है, क्षेत्र का जो सरपंच है, बिल्कुल उनको इस चीज पे बहुत गंभीरता से ध्यान करने की आवश्यकता है। जहां तक बात पानी की उपलब्धता की है तो 100% की तो अभी उपलब्धता नहीं है, ये सत्यता है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट ये बड़ी परेशानी पैदा करने वाली है, क्योंकि सरकार केंद्र में भी बीजेपी की, बिल्कुल एनडीए की कह लो, सरकार यहाँ भी इनकी है, तो अब उसको डिनाई नहीं कर सकते ये, ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है कि साहब वो रिपोर्ट 6 महीने पुरानी थी, ये हो सकता, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये, वो सब सवाल के घेरे में ही सब कुछ, सवाल जिस तरह का था जवाब उसी तरह का आया, जवाब में कोई खोट नहीं। सवाल का जवाब भले ही दे दिया, हाँ, लेकिन अगर सवाल उठते हैं, हाँ, सदन में तो सवाल लगाना चूंकि अधिकार है, और विधायक ने सवाल लगाया, जिसका जवाब चाहा, जवाब तो दे दिया, हाँ, लेकिन सिर्फ सदन से ही नहीं, यही खाना पूर्ति यही नहीं खत्म हो जाती कि आपने सदन में जवाब दे दिया और समस्या भी यही खत्म नहीं हो जाती। अगर वास्तविक स्थिति देखी जाए तो जो हम बात कर रहे हैं और या फिर जो रिपोर्टें भी बता रही, ऐसे में अगर सरकार पर सवाल खड़े होते हैं तो सरकार को क्या करना चाहिए? क्या इनकी मॉनिटरिंग को लेकर अगर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है तो एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से क्या जांच करानी चाहिए? नहीं, सरकार को पहली बात तो राजनीति से अलग होना पड़ेगा, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि विपक्ष ने कोई बात कही है इसके लिए हम उससे नहीं मानेंगे, इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। और जनता के प्रति हमारा जो कमिटमेंट है कि हम तुम्हारी सेवा के लिए सरकार में आना चाहते हैं, और जनता ने जब आपको सरकार दे दी है तो इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि लैब सरकारी ही हो, लैब प्राइवेट भी हो सकती है। और हम इसमें मेडिकल की एक बड़ी टीम का भी हम इसमें एक सहयोग ले सकते हैं। एफएसएल टीम पुलिस की है, एफएसएल में तो वो बहुत जल्दी रक्त का ग्रुप तक दे देते हैं वो, तो ऐसा नहीं है संसाधन है नहीं है,
दरअसल हमने क्या संसाधनों को विभागों में बांट दिया, ये विभाग तेरा, ये विभाग मेरा, मुझे उस विभाग से क्या मतलब। भाई शासन का सब कुछ है जनता के लिए। बिल्कुल। तो यदि एफएसएल की टीम हमारे पास है, एफएसएल में एक अच्छा वैज्ञानिक बैठा हुआ है, यदि पीएचई में जल स्तर पे लैब होती ही है, इसके नीचे नहीं है वो विवाद का विषय है, या फिर ये सरकार की कमजोरी है, लेकिन जल स्तर पे पीएचई की लैब होती है। पीएचई ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही है, उसकी अलग लैब है, और पीएचई नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के तहत काम कर रही है, उसका एक अपना अलग स्ट्रक्चर है। इन लैबों का भी यदि उपयोग किया जाए, गंभीरता से जांच की जाए, तो सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल ये सोचे बगैर कि सवाल कांग्रेस ने, सपा ने या बसपा ने दिया, ये सवाल बच्चों का है, बच्चे किसी पार्टी के नहीं होते, पार्टी के नहीं होते। मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि बच्चों को मिलना चाहिए, और देश का भविष्य है, और जो दावे भी सरकारों की तरफ से किए जाते हैं। ठीक है। आज चलिए, ये तो पेयजल की बात हम कर रहे हैं कि पेयजल संकट से तो जूझ ही रहे बच्चे, और भी बड़ी बड़ी बुनियादी सुविधाओं के दावे किए जाते हैं। तो क्या आज हम ये मानते हैं शौचालय जैसी कई ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं, क्या ये आप मानते हैं कि स्कूलों में उपलब्ध हैं, सरकारी स्कूलों में? नहीं, इसमें अभी बहुत कसर बाकी है। शौचालयों की अवस्था ऐसी है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जब ये कहा स्वच्छता पे ध्यान दिया जाए, स्वच्छता अभियान को वहां से प्रमोट किया गया था, तो सांसदों से, विधायकों से स्कूल गोद लेने की बात कही गई, गांव गोद लेने की बात कही गई, लेकिन ये बड़े शर्मिंदगी का विषय है कि आज भी शौचालय या तो है नहीं, है तो उनके दरवाजे गायब हैं, दरवाजे हैं तो उनका जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो टूटा हुआ है। यदि वो ठीक है तो पानी की कमी है। कहीं ना कहीं ये जो मूलभूत आवश्यकताओं की जो जड़ में है, वो मध्य प्रदेश शासन की जो नीति है शिक्षा को लेकर, वो दिग्भ्रमित है। जब तक उस नीति पर ठीक काम नहीं होगा, तब तक आप शिक्षा की मूलभूत आवश्यकताओं को आप पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि आपके विजन में वो नहीं है। उदाहरण के लिए, आज मेरा कोई भोजन का होटल है, मैं लोगों को भोजन कराता हूँ, लेकिन मैं जब मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खाने पड़ोस होटल में जाता हूँ, तो मैं ये सिद्ध करता हूँ कि मेरे होटल का भोजन गुणवत्तापूर्ण नहीं है। मैं पैसे कमाने के लिए उस भोजन को बस स्वादिष्ट बना के बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है बाजू वाले होटल का खाना अच्छा है, तो मैं अपना पैसे खर्च करके वहाँ खाना खाता हूँ। ये स्थिति शिक्षा नीति में है। शिक्षा नीति में सबसे बड़ी जो झोल है वो ये है कि जिस हेडमास्टर के अधीन वो स्कूल है, जिस मास्टर या शिक्षक के अधीन कक्षाएं हैं, उनका खुद का बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ रहा। बिल्कुल ठीक है ना। तो जब हमारे बच्चे हमारे शिक्षक होने के बावजूद हमारे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, वो किसी कॉन्वेंट में, किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, तो ये स्वतः प्रमाणित हो जाता है कि वो शिक्षक, वो प्रधान अध्यापक जानता है हमारी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं है, हम बच्चों को ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं। यही बात व्यवस्थाओं पे लागू होती है। यदि लैट्रिन में पानी नहीं है, यदि शौचालय टूटा हुआ है, या पीने का पानी नहीं है, तो वो केवल इसलिए नहीं है कि उस शिक्षक का, उस प्रधान अध्यापक का बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ता। ये बड़े हैं बात आप बता रहे हैं, लेकिन दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। गुणवत्ता की आपने बात की, अगर ये सारी चीजें नहीं है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, गुणवत्ताहीन है, तो क्या सरकार की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? वक्त आ गया है कि उनकी जवाबदेही तय हो। नहीं तो हर जगह राजनीति है ना। भाई आज गुट, समूह और एकता, ये लोकतंत्र में बड़ा महत्व रखती है। जहां व्यक्ति इकट्ठा है, उस पर सरकार भी डरती है प्रहार करने से। शिक्षक वर्ग है, चाहे वो कर्मचारी कांग्रेस हो, चाहे वो शिक्षक कांग्रेस हो, चाहे वो कर्मचारी संघ हो या शिक्षक संघ हो, ये वर्ग बड़ा मजबूती से एकजुट हो चुका है। जब भी सरकार इनके खिलाफ कोई कदम उठाने जाती है तो बड़े बड़े आंदोलन शुरू हो जाते हैं, शिक्षक सड़कों पे आ जाती है। यही कारण है कि सरकार करना तो चाहती है, लेकिन यहाँ राजनीतिक इच्छा बल की कमी है। सरकार को कम से कम इस मोड में तो आना ही चाहिए कि आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। जब आप रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो फिर आपके बारे में कुछ, जैसे ट्रांसफर नीति है, ट्रांसफर नीति में कम से कम हमें एक मेरिट सूची बनना चाहिए। कई किस मास्टर की ट्रांसफर की आवेदन को प्राथमिकता पर लिया जाए, क्या इसका रिजल्ट अच्छा था, इसके बच्चे कितने % नंबर लेके आए थे, इसकी कक्षा में कितना इसने रिजल्ट दिया, कितनी बच्ची सप्लीमेंट्री थी। तो मेरिट में जब तक आप ये शामिल नहीं करोगे, कोई मास्टर हमसे काम ही नहीं करेगा। ना वो शिक्षा पे ध्यान देगा और ना वो गुणवत्ता पर ध्यान देगा, ना वो मूलभूत आवश्यकताओं पे ध्यान देगा। क्यों कि मेरिट का महत्व कहीं है ही नहीं। ट्रांसफर नीति हो, कार्रवाई वाली बात हो, भाई कोई मास्टर लगातार अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है,
कोई प्रधान अध्यापक स्कूल को लेकर अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है तो उसके बारे में विचार करना चाहिए बिल्कुल। कि आप 60 किलोमीटर दूर वाले स्कूल में जाइए, आपकी सजा है। या फिर आप यहाँ फीते बांधिए जिला शिक्षा कार्यालय में बैठ के, आपका काम अब ये रह गया है, एक एलडीसी तरह यहाँ बैठिए और अपने बिल्कुल जवाबदेही तय होना चाहिए। जवाबदेही तय वहाँ होने पर की जो प्रधान आचार्य हैं, शिक्षक हैं, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है। बिल्कुल। और जैसा आपने बताया कि देखिए, अब मैं ये समझना चाहूंगा, यदि इतने बड़े बड़े मामले हमने देखा है कि चुनाव के समय पर वादे तो बहुत होते, अब इन्हें नजरअंदाज कर देना ये एक बड़ी चूक है सरकार की। क्यों ये नजरअंदाज किए जा रहे हैं? क्या इसके पीछे आप ये मानते हैं कि अति आत्मविश्वास है, क्योंकि हम लंबे समय से देख रहे हैं कि केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो सरकार एकदम कंफर्ट जोन में आ गई है कि देखिए अब आगे भी वही हम ही चले जा रहे हैं, तो ये छोटे छोटे मुद्दे इसी वजह से ये नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। लेकिन ये अब होते बहुत बड़े नहीं, कंफर्ट जोन तो हमेशा रहा है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे सरकार भाजपा की हो। ये कंफर्ट जोन इसलिए है कि मतदाता जागरूक नहीं है। मतदाता में अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता आ भी गई है तो वो कुछ करना नहीं चाहता। मतलब आज भी शासकीय स्कूलों में अवस्था ये है, शासकीय क्या प्राइवेट में अवस्था है, भाई प्राइवेट में तो आप कंज्यूमर हैं, शासकीय में बात कंज्यूमर नहीं है आप। शिक्षा एक बहुत बड़े पैमाने तक फ्री है, लेकिन जब पब्लिक स्कूल में आपकी स्थिति इतनी दयनीय है कि स्कूल आपके गणवेश में आपको ब्लैकमेल कर रहा है, किताबों के नाम पे आपको लूटा जा रहा है और अन्य जो भी और अब उपदान है उनको लेके आपका शोषण हो रहा है, आप वहां वाई नहीं उठा पा रहे, आपको लगता है मेरे बच्चे का भविष्य बर्बाद कर देगा। तो ये तो शासकीय स्कूल है, यहाँ तो यहाँ क्या बोलोगे आप, यहाँ तो आप पैसे भी नहीं दे रहे। और मास्टर कहता भी है कि फोकट में शिक्षा तो ऐसी मिलेगी और अच्छी चाहिए तो अपने बच्चे को कॉन्वेंट में भर्ती करा दे। ये कई बार जुमले आते हैं, हेडिंग बनती है अखबारों की। ये कारण बस यही है कि एक तो हम ये नहीं कहते कि बहुत ज्यादा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आज जो वेतनमान है वो अच्छे अच्छे क्षेत्रों को मार दे रहा है। मास्टर लोग शराब पी के क्लासों में जा रहे हैं, बच्चे शिकायत कर रहे हैं तो बच्चों को मारते हैं। और माता पिता की स्थिति ये कि इसके बावजूद भी वो ग्रामीण स्तर पे आपका पंचायतों में या शहरी स्तर पे नगर पालिकाओं में जिला ये आवाज उठाने तैयार नहीं है। तो जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक आप उम्मीद करते क्यों है कि सब व्यवस्था अच्छी हो जाएंगी। आखिर तो आपकी हक की बात है ना, तो आपकी हक की चिंता सरकार क्यों करे जब उसका काम बेकार चिंता ही चल रहा है। सही बात। मतलब यहाँ पर लोगों की जागरूकता भी बहुत मायने रखती है। आज हम मीडिया की बात कर लेते हैं कि चलिए ठीक है, इस तरह के मामले सामने आते हैं, हमने खबर दिखा दी, क्या इतना ही काफी है? कैसे देखते हैं आप मीडिया की भूमिका को? क्योंकि देखिए चौथा स्तंभ है, जनता की आवाज को मुखरता के साथ उठाया करता, तो मीडिया की यहाँ पर क्या भूमिका हो जाती है आज के समय? देखिए मीडिया का एक जमाना था कि जब सत्ता और विपक्ष भी मीडिया का सम्मान किया करते थे। उसका कारण था कि मीडिया ने एक बार खबर चलाई और कार्रवाई हो गई, तो वो ट्रेंड में आ गया। तो जो मैनेजमेंट है या जो वरिष्ठ संपादक गण है उनने एक ट्रेंड बना लिया कि हमारा काम है खबर को प्रकाशित करके आगे बढ़ जाना। दरअसल अब वो जमाना नहीं रहा, अब जमाना जिद का है। जिद का कि जैसे एक नारा है हमारे यहाँ, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा कब तक रहा? जब तक अंग्रेज चले नहीं गए। तो यहाँ की बुराइयों को लेके, अव्यवस्थाओं को लेके जब तक मीडिया जिद में नहीं आएगा कि भाई हमारा काम खबर को उजागर करना मात्र नहीं है, हमारा काम है उस खबर को एंड तक ले जाना और ये प्रयास करना जिस समस्या को हमने उठाया है उसका एंड होना चाहिए। मीडिया की सागरवृत्ता तभी है जब खबर उठे तो उसका समाधान निकले। समाधान नहीं निकला तो फिर इसका मतलब ये है कि तो मीडिया की अप्रोच सही नहीं है, या उसकी विश्वसनीयता में कमी है, और या फिर वो ईमानदार प्रयास नहीं कर रहा है। जी निश्चित तौर पर। तो देखिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल जी थे, और विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर जिस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, गुणवत्ताहीन शिक्षा है, इन तमाम बातों पर इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। इन्होंने यह भी बतलाया कि देखिए किस तरह से सरकार इन्हें नजरअंदाज कर रही है, ये नहीं होना चाहिए, और किसकी क्या भूमिका है इस बारे में भी मोदी जी ने हमें बताया। और बेहद अहम हो जाता है क्योंकि देखिए बच्चे देश का भविष्य है, और हम देश के भविष्य को संवारेंगे तभी तो देश संवरेगा। और यही यहाँ पर होता है कि देखिए सरकार सिर्फ दावे ही ना करे, उन्हें वो सुविधाएं भी उपलब्ध करवाए, ना कि इस तरह के बयान देकर पल्ले यहाँ पर झाड़े जाए। फिलहाल के लिए सरल संदेश में बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ दर्शकों आपका जुड़ने के लिए। मोहनलाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह के मुद्दों से और इसी तरह की रोचक खबरों से हम आप लोगों को लगातार रूबरू करवाते रहेंगे। जुड़े रहिए, देखते रहिए
सलिल संदेश, क्योंकि सही संदेश आप तक पहुंचाना ही हमारा है उद्देश्य।